पहला प्यार पार्ट 10। मैं बिलाल के कमरे की खिड़की में जाकर खड़ी हो गई और अंदर अम्मी और बिलाल के खेल को देख रही थी। अम्मी ने कोई चीज बिलाल को खिलाई और कहा कि ये खा के थोड़ी देर के बाद शुरू करते हैं। मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिर अम्मी ने बिलाल को क्या चीज खिलाई है। मैं समझती थी कि खाली मैं ही इस चीज की ख्वाहिश ज्यादा रखती हूँ कि मेरी अम्मी तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकली थी। और फिर बिलाल और अम्मी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। शायद अम्मी बिलाल से कह रही थी कि बिलाल तुम चले जाओगे, मुझे तुम्हारी याद आएगी और तुम्हारी कमी कौन पूरी करेगा। तुम्हारे बॉस तो बस ऐसे ही हैं, उन्हें तो मेरा कुछ ख्याल नहीं और वो तो थक के हार जाते हैं और आते ही सो जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि तुम होते हो तो मेरी हस्बैंड की सारी कमी को पूरा कर देते हो। करीबन कोई 30 मिनट तक अम्मी और बिलाल आपस में बातें करते रहे। फिर अम्मी ने कहा कि बिलाल चलो तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। फिर हमें भी तैयार हो गई और बिलाल भी तैयार हो गया। अम्मी बिलाल के इसको खा रही थी और बड़ी महारत के साथ खा रही थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दोनों शुरू हो गए और मैं देख रही थी और पानी पी रही थी क्योंकि वो लोग 1 घंटे से ऊपर जा चुके थे और अभी तक भी लगे हुए थे। मैं समझ गई थी कि अम्मी ने जो चीज बिलाल को खिलाई है वो बड़ी ताकतवर है। मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिर इतना ज्यादा ताकतवर बिलाल कैसे हो सकता है। बस इस दवाई का असर था। तकरीबन 2 घंटे तक अम्मी और बिलाल लगे रहे और फिर मैंने देखा कि दोनों एक साथ ही फाइनल हो गए थे। और फिर अम्मी बिलाल को कह रही थी कि बिलाल आज आखिरी मुलाकात को तुमने यादगार बना दिया है। इस मुलाकात को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तुमने तो मुझे आसमान की सैर करा दी है। बिलाल कह रहा था, मैडम मैं भी आपको गांव जाके बहुत मिस करूंगा। बिलाल की ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा क्योंकि बिलाल ने मुझे तो कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मिस करूंगा। खैर अम्मी उठने लगी और बिलाल से कह रही थी कि मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। मैं जल्दी चलती उनसे पहले अपने कमरे में आकर सो गई। अगली सुबह मैं जल्दी जल्दी उठकर तैयार हुई। तैयार होकर गाड़ी के पास गई तो 40 साल आसिफ अंकल गाड़ी को साफ करके उसके पास खड़ा था। मैं जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची तो वो मुझे सलाम करने लगा। मैंने सलाम का जवाब दिया और गाड़ी में बैठ गई। पैंट शर्ट में वो बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लग रहा था। अब मैंने नोट किया कि आसिफ मुझे शीशे में घूर रहा था, बार बार मुझे देख रहा था और गाड़ी भी चला रहा था। मैं समझ गई थी कि ये भी शौकीन है। अम्मी के भी मजे होंगे और मेरे भी मजे होंगे। लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था कि ये बात मैं बिलाल को नहीं बताऊंगी कि मैंने भी मजे किए हैं इस आसिफ अंकल के साथ। मैंने कहा, तुम्हें रास्ता पता है? उसने कहा, जी मैडम। और फिर कुछ देर बाद वो मेरे स्कूल पर पहुंच गया और मुझे कहा कि लो मैडम, आपका स्कूल आ गया। मैंने कहा, ठीक है। 1 बजे मेरी स्कूल से छुट्टी हो जाती है और आप ठीक 1 बजे मुझे यहाँ मिलो। ऐसा ना कि मैं आपका इंतजार करती हूँ। उसने कहा, मैडम मैं 1 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। फिर वो चला गया। मैं स्कूल से आई और ठीक 1 बजे वो मैं स्कूल से छुट्टी हुई। मैं जैसे ही अपना स्कूल का बैग लेकर स्कूल के गेट से बाहर आई तो आसिफ अंकल गाड़ी लेकर खड़ा था। मैं जाकर गाड़ी में बैठ गई और उसने गाड़ी चलाई। अब मैंने नोट किया कि वो बार बार मुझे देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ शीशे पे टिकी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ? आगे देखिए, आप शीशे में बार बार मुझे देख रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, आप घर पर मुझे जी भरकर देख लीजिएगा। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। मैंने कहा कि हाँ हाँ मुझे पता है कैसी बात है।
ویسے مجھے بھی تمہارے جیسے اسٹرانگ ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ خوش ہو گیا اور مسکرانے لگا، کہنے لگا میڈم آپ پریشان مت ہو، آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، بس آپ حکم کریں۔ میں نے کہا ہاں ہاں مجھے یقین ہو گیا ہے، بہت جلد میں آپ کو تکلیف دوں گی۔ آصف انکل کہنے لگا کہ تکلیف کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض ہے کہ آپ کی ہر بات کو مانوں۔ اب میں بھی اسے سمجھ گئی تھی اور وہ بھی مجھے سمجھ گیا تھا۔ اب بات صرف مجھے اس کو بتانا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں آؤں گی اور اس نے تیار ہو جانا تھا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں امی نہ آ جائیں اس روم میں اور مجھے اور آصف کو ایک ساتھ نہ دیکھ لی۔ تو 40 سال کا اور میں بہت چھوٹی لڑکی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مشین ہی بگاڑ کے رکھ دے۔ میں نے کہا کہ 2 دن میں دیکھتی ہوں، کہیں امی تو نہیں اس کے روم میں جاتی۔ میں رات کو 1 سے 2 بجے کے درمیان اس کے روم میں جھانکا کروں گی۔ بس یہ سوچتے سوچتے ہم لوگ گھر آ گئے۔ میں اپنے روم میں چلی گئی، بیگ رکھا، یونیفارم چینج کر کے ہاتھ منہ دھو کے کھانے کی ٹیبل پر آئی تو شمع نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے روم میں جا کر سو گئی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات بھی ہو گئی۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، ابو بھی آ چکے تھے۔ پھر رات کے 10 بجتے ہی ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور موبائل پر مووی دیکھنے لگی۔ مووی دیکھتے دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ اب میں نے سوچا کہ جا کر دیکھتی ہوں آصف کے کمرے میں کہیں امی تو نہیں پہنچی ہوئی، اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کہیں مجھے جاتے ہوئے امی یا ابو نہ دیکھ لیں، اگر دیکھ لیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ خیر میں اٹھی، واش روم چلی گئی، ہاتھ منہ دھو کر ہلکا سا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں امی کے روم کے دروازے پر گئی تو واقعی میں امی نے سوچا تھا وہی ہو گیا تھا، امی روم میں نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ابو کے روم میں چلی گئی ہوں گی۔ پھر میں ابو کے روم کے پاس جا کر اندر دیکھا تو ابا سو رہے تھے۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آصف انکل کے کمرے کے پاس پہنچ۔ پھر آہستہ آہستہ میں چلتی ہوئی اس کمرے کی کھڑکی میں پہنچ گئی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو اندر سے ہلکی سی سرگوشی کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً میری امی اندر روم میں تھی۔ میں نے کھڑکی کو ہلکا سا کھولا تو کھڑکی کھل گئی۔ میں جیسے ہی اندر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر تو امی کو آصف انکل نے